वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल साइंस के बारे में और पॉलिटिकल साइंस के सेकंड पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर में आपको अंतर्राष्ट्रीय रिलेशनशिप जो होता है उसके बारे में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है उसके बारे में आपको जानना होता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति होती है यानी कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में आपको पेपर नंबर 2 में पढ़ना होता है। पेपर नंबर 2 की अगर बात की जाए तो यहाँ से कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उन प्रश्नों को हम समझने का प्रयास करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके के साथ हम हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा ये मॉडल पेपर है 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए। आपको बता दूं राजनीति शास्त्र का पेपर 2 है, बीए के 6 सेमेस्टर के छात्र छात्रों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और राजनीति पढ़नी है तो इससे आपको यहाँ पर एक चीज़ आपको दिखाई पड़ रही होगी, यहाँ पर आपको लिख रहा होगा महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी। तो ये महत्वपूर्ण दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी जो है इसी के बारे में बेसिकली हम आज की वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। महत्वपूर्ण जो एक प्रकार से दीर्घोत्तरीय प्रश्नोत्तरी, इसमें लगभग हम 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्नों को आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर इनमें से आपको बता दो 5 दीर्घोत्तरीय प्रश्न हम समझेंगे, इनमें से लगभग आपके 5 के पाँचों ये प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपकी परीक्षा में 100% आने वाले हैं। तो आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दीर्घोत्तरीय में भी ये प्रश्न आ सकते हैं, लघुत्तरीय में भी आ सकते हैं और अति लघुत्तरीय में भी आ सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। बाकी अति लघुत्तरीय को लेकर के मैंने मॉडल पेपर में ही बता रखा, तो आप लोगों ने अगर नहीं देखा तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से बनने वाले जो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा कुछ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पर जो टॉपिक वाइज जो चीज़ें हैं उसको मैं थोड़ा सा रिकॉल करने का प्रयास करूँगा कि देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अगर आप पढ़ने जा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति बेसिकली होती क्या है इसको हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि भाई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है क्या। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की अगर बात करें तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर माने होता है दो, मतलब कि अंतर माने क्या होता है, दो चीज़ों के बीच में एक प्रकार से, जैसे आप देखिए आप पढ़े होंगे अंतर्जातीय विवाह यानी कि दो जातियों के बीच विवाह, अपने जाति के बाहर विवाह अंतर्जातीय विवाह कहलाता है। अंतः माने होता है अंदर और अंतर माने होता है बाहर। दो शब्द आप ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगा और हर एक परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक होता है अंतः और एक होता है अंतर। तो अंतर जो एक प्रकार से है इसका मतलब होता है बाहर। ठीक है, क्या मतलब होता है, बाहर। और अंतः माने होता है क्या, अंदर। तो कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा अंतः पीढ़ी संघर्ष नाम सुना होगा सोशोलॉजी में। तो अंतर मतलब अंतः माने अंदर, एक ही पीढ़ी के बीच में जब संघर्ष हो तो अंतः पीढ़ी संघर्ष। बाहर, अंतर माने होता है बाहर, यानी जब दो पीढ़ियों के बीच में संघर्ष हो तो अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखिएगा। समझ में आ रही चीज़ें, तो ये अंतः और अंतर समझ में आ गया। अब यहाँ पर बेसिकली आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर आपको दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में आपको क्या किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति यानी यहाँ पर अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक रा लगा हुआ है यानी यहाँ पर सीधे सीधे आपको दिख रहा है कि ये अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ भैया, ये अंतर लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, अंतर लिखा हुआ है। तो समझिए अंतर माने होता है बाहर, बाहर, और राष्ट्रीय मतलब होता है एक राष्ट्र की, यानी कि अब ये जाति अंतर्जातीय बोल दे तो एक जाति के बाहर दो जातियाँ, तीन जातियाँ, चार जातियाँ या 10 जातियाँ। तो ऐसे ही बाहर यानी कि जब अपने एक प्रकार से जाति के बाहर की बात होती है या अपने राष्ट्र के बाहर की बात बेसिकली होती है तो अंतर्राष्ट्रीय चीज़ होती है। तो अंतर्राष्ट्रीय और राजनीति तो आप लोग जानते हैं पॉलिटिक्स। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करना बेसिकली कोई कठिन काम, मतलब कि कोई आसान काम नहीं, बहुत कठिन काम है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को परिभाषित करना। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होती है ये एक प्रकार से हमेशा इसके टर्म्स और कंडीशंस जो हैं वो बदलती रहती हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषित करना कोई आसान काम नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा के संबंध में गंभीर मतभेद है, यानी विद्वानों में मतभेद है। किसी विद्वान ने किसी तरीके से परिभाषा दी है तो दूसरे विद्वान ने उसका खंडन किया है, किसी ने उसी परिभाषा का मंडन किया, दूसरे ने खंडन किया। इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने, लगभग सभी विद्वानों ने जिन्होंने राजनीति के बारे में बताया उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में जरूर बताया। ठीक है, तो आइए कुछ विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं उनको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले विद्वान आते हैं स्टेनले महोदय। स्टेनले महोदय का मत है कि विद्वान एक इस प्रकार के विषय, यानी जो विद्वान होते हैं इस प्रकार के विषय, यानी किस विषय से, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा को देने से क्या होते हैं,
वो एक प्रकार से इस परिभाषा पर किसी प्रकार मतलब कि वो एक मत हो सकते हैं, मतलब वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिसका स्वरूप क्या है, इसका स्वरूप कैसा है, इसका स्वरूप निरंतर परिवर्तित होने वाला है। किसका स्वरूप, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वरूप हमेशा परिवर्तित होने वाला है, बदलने वाला है। समय और परिस्थिति के अकॉर्डिंग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में परिवर्तन होता रहता है, क्योंकि राजनीति में आप देखेंगे हमेशा उथल पुथल मची रहती है, और इसी उथल पुथल के कारण से इसमें परिवर्तन भी लगातार होता रहता है निरंतरता के साथ। ठीक है, तो निरंतरता निरंतर परिवर्तित होता रहता है, इसीलिए इसमें विद्वान एक मत नहीं हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, ऐसा प्रश्न किया इन्होंने, किस प्रकार हो सकते हैं। परिवर्तन ही जिसकी प्रमुख विशेषता है, यानी परिवर्तन ही एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक विशेषता में शामिल है। इसीलिए क्या होता है कि ये एक जैसा कभी भी नहीं होता। क्लियर, मतलब कि ये हमेशा इसकी एक परिभाषा देना बहुत कठिन काम है। अब विभिन्न विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं को थोड़ा सा जानने का प्रयास करते नज़र डालते हैं। विभिन्न विद्वानों के द्वारा कुछ राजनीतिक परिभाषा मतलब कि राजनीति अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा दी गई, उसको समझते हैं। जैसे हर्ष मतलब कि हैंस मार्गनथाउ, या कहीं कहीं पर इनका नाम हंस मार्गनथाउ लिखा भी मिलेगा आपको। ठीक है, तो ध्यान रखिए, हैंस या हंस मार्गनथाउ, इन्होंने कहा, बड़े अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बहुत काम किया है। इन्होंने कहा कि राष्ट्रों के बीच में, राष्ट्रों मतलब कि दो या दो से अधिक राष्ट्रों की बात हो रही है, राष्ट्रों लगा हुआ है, प्लूरल नाउन की बात हो रही है। ठीक है, तो राष्ट्रों के मध्य यानी कई राष्ट्रों के मध्य शक्ति यानी कि पावर, शक्ति यानी कि पावर, पावर के लिए संघर्ष क्या होता है, संघर्ष कन्फ्लिक्ट होता है, तथा उसका प्रयोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ठीक है, इस किसका प्रयोग, पावर का प्रयोग। ठीक है, राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष और शक्ति का प्रयोग ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ये बात इन्होंने बताई, किसने बताई भैया, हैंस मार्गनथाउ ने बताई। निश्चित तौर पर आपके समझ में आया होगा कि क्या होता है, पावर किसके पास होती है, पावर जो शक्तिशाली होता है, जिसके पास सत्ता होती है उसके पास पावर होती है। पावर आप देखेंगे देवताओं की अगर एक उदाहरण ले लें, जैसे कि लक्ष्मी जी, जिसके पास पैसा मतलब पैसा आप देखेंगे किसके पास होता है, जिसके पास पावर, पावर किसके पास है, विष्णु भगवान के पास। हमेशा लक्ष्मी माता उनके पैरों में बैठी रहती, क्यों, क्योंकि उनके पास पावर है, शक्ति है। हमेशा आप देखेंगे जहाँ पर शौर्य होगा वहीं पर सौंदर्य होगा। ठीक है, आप प्राचीन काल से ही देख रहे हैं कि एक प्रकार से जिस जो पावरफुल होता था उसी का अधिकार धन पर, उसी का अधिकार हर एक वस्तु पर होता था जो कि मूल्यवान होती थी, जो कि अच्छी मानी जाती थी। इसीलिए पावर बहुत ज़रूरी होता था, और पावर के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, सत्ता की ज़रूरत पड़ती है। सत्ता कैसे मिलती है, जनता का विश्वास जीतने के बाद में मिलती है। ठीक है, तो वही सब चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में होती हैं। बेसिकली हैंस मार्गनथाउ दो पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो पावर को एक प्रकार से वो केंद्र में रखते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के, और कहते हैं कि इसके शक्ति के लिए संघर्ष, यानी किस राज्य की शक्ति कितना बढ़ जाए इसी के लिए संघर्ष करते हैं आपस में, और वही संघर्ष का एक प्रकार से जो स्वरूप होता है वही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी जब पावर के लिए कन्फ्लिक्ट होता है कि हम ऊंचे हैं, वो कहेगा देश हम ऊंचे हैं, और अगला देश कहेगा कि हम सबसे ज़्यादा एक प्रकार से मतलब हमारे पास पावर है, तो इसी पावर के लिए संघर्ष ही एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, और इसका प्रयोग भी बहुत सारे जो है राष्ट्र किया करते हैं। दूसरे विद्वान हैं फेलिक्स ग्रास। फेलिक्स ग्रास की अगर बात किया है, इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वास्तव में यानी रियलिटी में अगर देखें तो राष्ट्रों की यानी कई राष्ट्रों की विदेश नीति का अध्ययन होता है। यानी कि अलग अलग राष्ट्रों की जो विदेश नीतियां होती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी होती है, उसी फॉरेन पॉलिसी का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की विषय वस्तु के अंतर्गत हम विभिन्न देशों के, विभिन्न राष्ट्रों के जो विदेश नीतियां हैं उन्हीं विदेश नीतियों के बारे में जानकारी ग्रहण करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की परिभाषा इस तरीके से फेलिक्स ग्रास महोदय ने दी। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं, उन पर थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, अगले विद्वान आपके हैं स्प्राउट। स्प्राउट महोदय क्या कहते हैं, महोदय देखिए, स्प्राउट महोदय कहते हैं कि स्वतंत्र राजनीति समुदायों अर्थात राज्यों के अपने अपने उद्देश्यों, क्योंकि हर एक राज्य के, हर एक देश के, अच्छा जब पॉलिटिकल साइंस में आप राज्य की बात करते हैं तो उसका मतलब देश से लिया जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो अलग अलग देशों के अपने अपने उद्देश्य होते हैं, अपने अपने हित होते हैं, तो उन्हीं उद्देश्यों और हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध का मतलब क्या होता है, वो सोचता है हमारा कल्याण हो, हम आगे बढ़े, वो सोचता है हम आगे बढ़े। इसी आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे का विरोध भी होता है, एक दूसरे देशों के बीच में युद्ध भी होता है।
तो वही यहाँ पर ये स्प्राउट कहते हैं कि अपने अपने उद्देश्यों और हितों के आपसी विरोध प्रतिरोध या संघर्ष से उत्पन्न जो क्रिया प्रतिक्रिया होती है, उन्हीं क्रिया प्रतिक्रिया और संबंधों का अध्ययन, इन्हीं क्रिया प्रतिक्रिया के, इन्हीं विरोधों के संबंधों का अध्ययन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहलाता है। ये इन्होंने बताया। तो अलग अलग विद्वान आप देखेंगे अलग अलग तरीके से इन चीज़ों को बताने का प्रयास करते हैं। क्लियर। देखिए अगले विद्वान आपके मतलब आ चुके हैं चार्ल्स स्लाइसर कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विभिन्न राज्यों यानी कई देशों, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, तमाम प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है यूएनओ से लेकर के नाना प्रकार के, और तथा अधीन जनता मतलब जो उस राज्य में रहती है उसके संपूर्ण संघर्ष संबंध समाविष्ट होते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में। ठीक है। तो उनके संपूर्ण संघर्ष और संबंध दोनों अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में समाहित होते हैं, यानी दो देशों के बीच जो संबंध होते हैं उसका भी अध्ययन होता है और जो संघर्ष होता है, कन्फ्लिक्ट होता है, उसका भी अध्ययन होता है। समझ में आ रही चीज़ें। तो ये होता है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। आगे बढ़िएगा, अगले विद्वान आपके आ रहे हैं, उनका नाम है के.डब्ल्यू. थॉमसन महोदय कहते हैं कि राष्ट्रों के बीच यानी कई राष्ट्रों के बीच छिड़ी प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, जो दो राष्ट्रों के बीच में होड़ लगी होती बढ़ने की, साथ साथ उनके पारस्परिक संबंधों, पारस्परिक मतलब होता है तनी तू हमें देखो तनी हम तुहका देखी। मतलब क्या होगा कि जितना हमारा संबंध आपसे है उतने संबंध आपका, यानी क्रिया प्रतिक्रिया, यानी जितना आप हमारे लिए मरत हो उतने हम आपके लिए मरी। समझ रहे हो। मरे मतलब समझो तो अवधि में एक कहावत है, ठीक है, कि भाई जितना हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं उतना आप हमारे लिए भी मेहनत करें, जितना हम आपको चाह रहे हैं उतने आप हमको चाहो। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो पारस्परिक संबंध वही होता है कि जो बराबर का संबंध होता है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाला संबंध होता है, उसको पारस्परिक संबंध कहते हैं। तो राष्ट्रों के बीच जो छिड़ी कंपटीशन होती है, प्रतिस्पर्धा होती है, उसके साथ ही साथ उनके पारस्परिक जो संबंध होते हैं विभिन्न राष्ट्रों के बीच में, उन्हीं संबंधों को सुधारने या बिगाड़ने वाली जो सिचुएशंस होती हैं, परिस्थितियां होती हैं और संस्थाओं के अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। खत्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। बहुत बड़ी बात कह दी इन्होंने, बहुत बड़ी बात कही के.डब्ल्यू. थॉमसन ने कि राष्ट्रों के बीच जो छिड़ी प्रतिस्पर्धा होती है उसके साथ ही साथ उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं, उन्हीं संबंधों को सुधारने अथवा बिगाड़ने वाली जो परिस्थितियां होती हैं और जो परिस्थितियां होती हैं उनको, और संस्थाओं का अध्ययन, यानी कौन सी संस्थाएं, जो पारस्परिक संबंधों को सुधारने और बिगाड़ने का काम करने वाली संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहते हैं। खत्म अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। बस इतना जान गए, आपका काम तमाम। एग्जाम में आ जाएगा, लिख देंगे महाराज, नंबर की बौछार हो जाएगी, एग्जामिनर आपको इतना नंबर दे देगा कि कहीं से आपको और कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परेशान ना होइएगा, बस इसको आप लिख दीजिएगा। चले, किन्सी राइट महोदय की क्या परिभाषा है। किन्सी राइट कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति एक ऐसी कला है, एक ऐसा आर्ट होता है जिसके द्वारा कोई वर्ग गुट अन्य बड़े गुटों को प्रभावित करता है, छल योजित अथवा नियंत्रित करके विरोध के बावजूद अपने स्वार्थों की सिद्धि करता है, यानी अपने स्वार्थ की सिद्धि। बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने स्वार्थ की सिद्धि की जाती है। हर एक राष्ट्र चाहता है कि मैं आगे बढ़ूं, और उसमें आपको किसकी नीति अच्छी होगी वो आगे बढ़ेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा आगे बढ़ेगा। यही सिंपल सा नियम है। ठीक है, टिट फॉर टैट पर काम करता है कुल मिलाकर के, बेसिकली मैं अगर एक शब्द में बताऊँ तो। क्लियर। थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कई बार परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र क्या होता है, देखें। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का विषय क्षेत्र की अगर बात की जाए, विषय क्षेत्र का मतलब होता है स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। 100% प्रश्न आएगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिख के दे रहा हूँ। ये प्रश्न आपका 100% जो ऊपर मैंने आज के जो आपको यहाँ पर वीडियो में दिखेंगे प्रश्न, जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सारे टॉपिक आपको परीक्षा में आज मतलब कल वाली परीक्षा में देखने को आपको मिलेंगे। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में बात की जाए तो राजनीतिक वैज्ञानिक एक मत नहीं है। जो राजनीति शास्त्र के जो एक प्रकार से साइंटिस्ट हैं उनका एक मत नहीं है, वो एक प्रकार से इसके विषय क्षेत्र में अलग अलग जो है प्रकार से मत रखते हैं। लेकिन विभिन्न विद्वानों ने इसके क्षेत्र में विभिन्न उप विषयों को शामिल किया है।
वो कौन कौन से उप विषय हैं, सब सब्जेक्ट जो हैं उनके बारे में कई प्रकार के विद्वान ने बताया, जिसमें रसेल फिफिल्ड की अगर बात करें तो रसेल फिफिल्ड महोदय उन्होंने कहा एक प्रकार से 5 उप विषय जो हैं वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हमको पढ़ने को मिलते हैं। 5 चीज़ों को उन्होंने शामिल किया। अब 5 चीज़ें कौन कौन सी थी उसको आपको बताने का प्रयास करता हूँ। वो 5 चीज़ें आपके स्क्रीन पर विजिबल हो पा रही होंगी। पहला है राजनीतिक इतिहास या राजनयिक इतिहास, कुछ भी आप कर लें। तो राजनीतिक इतिहास मतलब कि जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है, ठीक है, राजनीति की जो इतिहास है वो इसमें पढ़ा जाता है। दूसरी बात राजनीतिक भूगोल, तो इतिहास जिसमें मतलब पूरे के पूरे इतिहास में जो, अच्छा आप इतिहास जब पढ़ते हैं, मेडिवल हिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो उसमें आप पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ऐसे पढ़ते हैं। यानी कि वहाँ के देखिए इतिहास कई प्रकार के होते हैं। एक होता है सामाजिक इतिहास, एक होता है भौगोलिक इतिहास, एक होता है राजनीतिक इतिहास, एक होता है सांस्कृतिक इतिहास, ठीक है। तो इतिहास कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से जो आपका राजनीतिक इतिहास होता है उसमें राजा महाराजा के द्वारा जो नियम कायदों की व्यवस्था होती थी उनके बारे में अध्ययन किया जाता था। तो उन्हीं नियम कायदों की व्यवस्था आज भी हम पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस में एक राजनीतिक, जब हम संबंधों की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं, तो उसमें राजनीतिक इतिहास शामिल होता है। तो यानी राजनीतिक इतिहास जो है ये इसकी जो पूरा का पूरा विषय वस्तु है वो राजनीति शास्त्र में मतलब किसमें, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में शामिल है, यानी एक विषय वस्तु के रूप में। राजनीतिक भूगोल भी शामिल है। राजनीतिक भूगोल में कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें हो रही वो चीज़ें शामिल है, यानी भौगोलिक आप जानते हैं, रीजनल चीज़ें। तुलनात्मक सरकारें शामिल है। तुलनात्मक सरकार जैसे मान लेते हैं भारत की सरकार और चाइना की सरकार, इन दोनों के बीच में क्या करिए, तुलना करके पढ़ा जाए। ये भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बीच में होता है, क्योंकि अब भारत की विदेश नीति क्या है और चाइना की विदेश नीति क्या है, दोनों को आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। या अमेरिका की विदेश नीति क्या है, क्लियर, ध्यान रखिएगा। चौथा होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी। इकोनॉमी की अगर बात की जाए तो इकोनॉमी जो है ये भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट, अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर होता है किसी भी चीज़ का, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाए इकोनॉमी की, तो उससे उस देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो भी चलता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ये भी एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ये भी एक विषय क्षेत्र के रूप में शामिल है। पांचवा है सामाजिक मनोविज्ञान। यहाँ मनोविज्ञान में कूटनीति में आप देखेंगे सामाजिक मनोविज्ञान का सहारा लिया जाता है। कूटनीति एक प्रकार से जब स्ट्रेटजी बनानी होती है तो सामने वाले जो आपका दुश्मन है या आपका दुश्मन देश है उसकी मनोस्थिति के बारे में भी जान लेना परम आवश्यक होता है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इस तरीके से 5 चीज़ें जो हैं आपके समझ जो दिख रही हैं, ये 5 चीज़ें राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक भूगोल, तुलनात्मक सरकार, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र और सामाजिक मनोविज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट मिल करके निर्माण करते हैं किसका, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्माण करते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं लिखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का निर्माण करते हैं, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। सॉरी, विंसेंट बेकर भी अंतर्राष्ट्रीय विषय क्षेत्र में या राजनीति के क्षेत्र में कुछ बातें बताते हैं। वो निम्नलिखित बातों को शामिल करने की सिफारिश करते हैं। कौन कौन सी बातें, पहली बात ये कहते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप और प्रमुख प्रभावों का अध्ययन किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के रूप और प्रमुख प्रभावों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। दूसरी बात, अंतर्राष्ट्रीय जीवन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक संगठनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों का अध्ययन किया जाता है। राष्ट्रीय शक्ति के कई सारे तत्व हैं, उन सभी का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में आपसे प्रश्न आएगा, आप आसानी से लिख पाइएगा। देखिए, और एक प्रकार से राजनीति के साधन मतलब कि साधन राष्ट्रीय हितों, अंतर्राष्ट्रीय साधन जो होते हैं उन साधन राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने का अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं और इसे नियंत्रित करने के साधनों का अध्ययन किया जाता है। कुल मिलाकर के जो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनके साधन, राष्ट्रीय हितों को बढ़ाने का अध्ययन, ऐसे ही राष्ट्रीय शक्ति की सीमाओं और इसे नियंत्रित करने के जो साधन होते हैं उन साधनों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। इसके अलावा महाशक्तियों की विदेश नीति जो है, महाशक्ति मतलब जैसे कि आप रूस, उस समय की महाशक्ति रूस और अमेरिका, ये 2 महाशक्तियाँ एक प्रकार से
बड़ी फेमस होती हैं, जिन्हें शीत युद्ध में भी शामिल इन्होंने किया हुए थे। दोनों प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी ये दो महाशक्तियाँ थी। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो दो मतलब कि महाशक्तियों की विदेश नीति का अध्ययन और कभी कभी छोटे राज्यों की विदेश नीति का भी अध्ययन इसमें आपको शामिल एक प्रकार से करना पड़ता है। क्लियर। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। अगला चीज़ है ऐतिहासिक संदर्भ में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंतर्गत हम लोग करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन ना केवल हम किसी पर्टिकुलर या किसी चीज़ में बंद करके करते हैं, बल्कि एक बृहद रूप में इसका अध्ययन करते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो क्षेत्र है, विषय क्षेत्र है, स्कोप है, ये ब्रॉड है, बृहद है, ये बड़ा है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अब सामूहिक सुरक्षा एक आपका टॉपिक है। सामूहिक सुरक्षा से कई बार प्रश्न परीक्षा में आते हैं। सामूहिक सुरक्षा किसे कहते हैं, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, इसकी विशेषताओं को लेकर के, और ये किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत और इसके परिभाषा, प्रश्न कई बार आया हुआ है। सामूहिक सुरक्षा क्या है, प्रश्न 100% आएगा। सामूहिक सुरक्षा अनेकार्थक शब्द है। अनेकार्थक मतलब इसके कई अर्थ होते हैं। ठीक है, संक्षेप में अगर देखें, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत इस आधार पर टिका हुआ है, किस आधार पर टिका हुआ है, कि किसी एक राज्य पर आक्रमण को संसार के सभी राज्यों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा तथा सभी राष्ट्र संगठित होकर के उस आक्रमण का प्रतिकार करेंगे। मतलब अगर मैं आपको एक सरल शब्दों में बताऊं, सामूहिक सुरक्षा जानते हैं क्या है? सामूहिक सुरक्षा एक प्रकार से प्रक्रिया या एक ऐसा टर्म होता है। अगर मान लेते हैं अभी भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ जाए, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, भगवान न करे कि ऐसा हो, युद्ध से बचना चाहिए। इससे क्या होता है, जन और धन दोनों की हानि होती है युद्ध से। ठीक है, और न भीषण नरसंहार होता है, और एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोग करते हैं ऐसा। हालांकि युद्ध से बचना चाहिए। अब यहाँ पर जो आपका सामूहिक सुरक्षा है, ये इसी युद्ध को बचाने का एक प्रयास है। जैसे कि एक डर के माहौल के द्वारा, जैसे कि अभी आपको धर्म में क्या बताया जाता है कि भाई अगर जो है आप पूजा कोई हो रही, उसमें आप चप्पल पहन के चले जाओ तो भगवान आपको एक प्रकार से दंड देंगे, या ऐसे तमाम प्रकार किसी चीज़ को लेकर के, या तो धर्म के माध्यम से किसी को डराया जाता है कि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, या फिर आप देखेंगे कि अगर आप कोई चोरी करोगे तो आपकी पुलिस पकड़ ली जाएगी। तो ये आप डर के चोरी करने से बचते हैं, चोरी नहीं करते हैं। अगर ये ना पता हो कि भाई हमको चोरी करने से पुलिस पकड़ेगी, या किसी को हम 2 कंटाप लगाएंगे तो हमको पुलिस पकड़ेगी, तो बाद लोग जो एक प्रकार से बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को एक प्रकार से प्रकटीकरण करें, 2-3 लापटा सबको मारे। ठीक है, इसीलिए एक नियम बनाया गया सामूहिक सुरक्षा का। अब सामूहिक सुरक्षा करती क्या है, मान लेते हैं भारत अभी बड़ा देश है, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए, चाइना को मान लें। अब चाइना क्या करे कि भारत को सोचे कि भारत इस समय कमजोर स्थिति में है और भारत पर आक्रमण कर दे। लेकिन भारत में क्या है, भारत मान लेते हैं, भारत या छोड़ दो, ऐसे कोई छोटा देश मान लेते हैं, जैसे भारत, वो सोचे चाइना अभी कि मैं एक प्रकार से नेपाल को अपने अंडर में ले लूँ और नेपाल पर कब्जा कर लूँ। इस दृष्टि से चाइना ने 2-3-4 बम फेंके या आक्रमण कर दिया, किस पर, नेपाल पर। अब जब चाइना आक्रमण करेगा किस पर, नेपाल पर, तो संपूर्ण देश जो होंगे पूरे पृथ्वी के, वो सारे देश एक होकर के नेपाल की तरफ से, यानी जिसकी गलती नहीं होगी उसके तरफ से मतलब कि आएंगे और उस चाइना का विरोध करेंगे, और चाइना को एक प्रकार से अगर उसको समझाएंगे, नहीं मानेगा तो घसीटेंगे फिर उसको। यानी कि जब आप सामूहिक सुरक्षा, यही कि अगर कोई छोटा देश है, कोई गरीब देश है और उसको ज़बरदस्ती कोई कब्जा करना चाह रहा है, ऐसी स्थिति में क्या होगा, संपूर्ण विश्व जो होगा उस राष्ट्र की मदद करेगा, और एक प्रकार से जो दूसरा देश होगा, सभी राष्ट्र मिलकर के जो आक्रमण करेगा उसका प्रतिकार करेंगे, उसका विरोध करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके विरुद्ध युद्ध करके उसको समाप्त करके और युद्ध का पूरा मामला क्लियर कर देंगे। ये होता है सामूहिक सुरक्षा। विभिन्न विद्वानों ने इसकी भी परिभाषा दी है। मार्गेंथाउ, तो सामूहिक सुरक्षा आपके समझ में आ गया क्या होता है। मार्गेंथाउ कहते हैं कि सामूहिक सुरक्षा सक्रिय प्रणाली में सुरक्षा की समस्या अब व्यक्तिगत राष्ट्र समुत्थान नहीं, जिसका ख्याल शास्त्रों तथा राष्ट्रीय बल के दूसरे अंशों में किया जाए। सुरक्षा का संबंध सब राष्ट्रों से है, यानी सभी राष्ट्र सुरक्षित हों। वे प्रत्येक की सुरक्षा का ख्याल सामूहिक रूप से करेंगे, जैसे उनकी अपनी सुरक्षा खतरे में हो, इस तरीके से। यानी कोई देश पर खतरा मंडराएगा तो संपूर्ण विश्व मिलकर के उस खतरे से निपटारा पाने का प्रयास करेगा। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा के अर्थ को समझते हैं कि आखिरकार इसका अर्थ क्या है।
देखिए, सामूहिक सुरक्षा का अर्थ, सामूहिक सुरक्षा का साधारण अर्थ है अशांति के भय का सामना करने के लिए सामूहिक साधन अपनाने से। यानी कि क्या करना, सामूहिक सुरक्षा का साधारण अर्थ क्या है, अशांति के भय, अशांति का खतरा, अशांति के डर उसी का सामना करने के लिए सामूहिक साधन अपनाने से। सामूहिक साधन मतलब संपूर्ण विश्व एक साथ आकर के करते हैं। आर्गेंस्की महोदय ने शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा कि सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी योजना है, एक ऐसी योजना नहीं है जिसके द्वारा कुछ राष्ट्रों पर नियंत्रण रखा जाए। ऐसी योजना नहीं है, दूसरों पर नहीं, बल्कि जो भी राष्ट्र आक्रमण करता है उसको हराया जाए। यानी जो आक्रमण पहले करता है उसको हराया जाए सभी राष्ट्रों के द्वारा मिल करके। ये एक प्रकार से इसकी विशेषता होती है और इसका अर्थ होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जॉर्ज श्वार्ज़बर्गर के अनुसार सामूहिक सुरक्षा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के विरुद्ध किसी आक्रमण को रोकने का सामूहिक प्रयास है। ठीक है, तो कोई भी आक्रमण रोकने का सामूहिक प्रयास है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिल्कुल सरल है। विल्सन महोदय की एक लाइन की परिभाषा इन्होंने कहा कि सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत के समर्थक माने जाते हैं। सिद्धांत कौन से, यानी जो विदेश नीति है या एक प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय नीति है, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो नियम कायदे हैं उन्हीं का समर्थन करना ही सामूहिक सुरक्षा माना जाता है। अब उस समर्थन में या उस नियम में क्या बताया गया है, उस नियम में यही सारी चीज़ें बताई गई कि भैया आप किसी पर नाजायज़ जो है अधिकार नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें बताई गई हैं। सामूहिक सुरक्षा की विशेषताओं को 2 मिनट में समझ लेते हैं कि आखिरकार ये हैं क्या। सामूहिक सुरक्षा की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सामूहिक सुरक्षा। ठीक है, सामूहिक सुरक्षा के विचार को व्यक्त करते हुए हंस मार्गेनथाउ उन्होंने एक सूत्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने कहा कि एक सबके लिए तथा सब एक के लिए, ये होता है इसका एक सूत्र। क्या, एक सबके लिए और सब एक के लिए। एक सबके लिए का मतलब क्या होता है, अगर एक राष्ट्र पहले किसी पर आक्रमण करेगा तो सबके विरुद्ध आक्रमण कर देगा ये। और सब एक के लिए मतलब जिसके विरुद्ध आक्रमण हुआ है उस राष्ट्र के लिए सब एक हो जाएंगे। यानी ये सूत्र इन्होंने दिया, किसने, हैंस मार्गेनथाउ ने, कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। आपसे प्रश्न ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि सब एक के लिए मतलब एक सबके लिए और सब एक के लिए, ये एक प्रकार से सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसका है, तो आप बताएंगे हैंस मार्गेनथाउ का। संक्षेप में सामूहिक सुरक्षा की अर्थ एक प्रकार से कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं, या इसकी विशेषताओं को आप कुछ इस तरीके से जान सकते हैं। देखिए, पहला मुद्दा, पहली बात, किसी राज्य पर किया गया आक्रमण सब राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा। पहली बात ध्यान रखिएगा, अगर किसी एक राज्य पर, किसी एक देश पर आप आक्रमण करेंगे तो अन्य सब राज्यों पर आक्रमण माना जाएगा स्वतः ही। दूसरी बात यह है कि किसी राष्ट्र विशेष की सुरक्षा अकेले उसी राष्ट्र के लिए चिंता का विषय नहीं है। मतलब कि अगर एक राष्ट्र के लिए खतरा है तो इसका मतलब है कि सभी राष्ट्रों पर खतरा आ सकता है, तो उस खतरे का निपटारा पहले से सभी लोग मिलजुल करके कर लेंगे। ठीक है, बल्कि वह सारे अंतर्राष्ट्रीय समाज के लिए एक चिंता का विषय होता है। तो किसी एक की सुरक्षा का अकेले चिंता करना उस राष्ट्र का केवल कर्तव्य नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का कर्तव्य होता है कि उस चिंता को निपटाए, संपूर्ण विश्व की चिंता होती हो। तीसरी बात, यदि कोई एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न करता है, ऐसी स्थिति में खतराग्रस्त जो राज्य है उसकी ओर से, यानी जिस पर आक्रमण हुआ है, जिसको लग रहा है कि भाई उसका विनाश होने वाला है, उस राष्ट्र की तरफ सब इकट्ठा होकर के बाकी सब राष्ट्र क्या होंगे, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ठीक है, जिसने आक्रमण किया है और जिस पर आक्रमण हो रहा है उसका समर्थन करेंगे। ठीक है, ये बात बिल्कुल आपकी समझ में आ रही होगी और बहुत ही बारीकी के साथ आप समझ रहे हैं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, चलें, चौथा पॉइंट ये है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, या विशेषता इसकी है कि आक्रमणकारी के अतिरिक्त और सब राज्यों में सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार है। तो आक्रमणकारी जो राज्य हैं उनके अतिरिक्त बाकी सभी राज्यों में सहयोग सामूहिक सुरक्षा का सार है, सामूहिक सुरक्षा का पूर्ण अर्थ है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट ये है या पांचवी विशेषता ये है कि संभव है कि सहयोग के इस भय से आक्रमणकारी जो देश हैं वो आक्रमण का विचार ही मन से त्याग देंगे। जब उनको पता चलेगा कि अगर हम एक देश पर मान लेते हैं, ये एक प्रकार से भारत है, अब भारत ही सोचे
कि मैं भूटान को कब्जा कर लूँ, लेकिन भारत ज़िंदगी में सोचेगा नहीं, कभी सोचता नहीं। भारत बहुत सहिष्णु देश है, बहुत अच्छा देश है। पूरे विश्व में आप देखेंगे भारत की जो विदेश नीति है सबसे बेटर मानी जाती है, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हम एक प्रकार से सब मतलब कि सभी उतना तो हों, वैश्वीकरण में हम विश्व को एक गांव की भांति मानते हैं। स्वामी विवेकानंद को एक प्रकार से भारत की धरती ने दिया, जिसने अमेरिका में जाकर के कहा कि एक प्रकार से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन अमेरिका, वो एक प्रकार से संपूर्ण विश्व को अपने भाई बहन की तरीके से मानने वाले व्यक्ति। तो भारत मान लेते भी, भारत ये सोचे कि मैं भूटान और नेपाल और जो पड़ोसी देश हैं, छोटे छोटे देश, इनको मैं क्या कब्जा, श्रीलंका, इनको क्या कर लूँ मैं, इनको कब्जा कर लूँ। मान लेते, सोच ले, या किसी एक ही देश को भारत सोचे भूटान को मैं कब्जा कर लूँ, ठीक है। तो भूटान कब्जा करने के लिए भारत जाएगा तो सारे के सारे देश क्या होंगे, भारत के विरुद्ध हो जाएंगे और भारत पर क्या कर देंगे, भारत को आक्रमण करने से रोकेंगे। भारत नहीं मानेगा तो भारत पर आक्रमण कर देंगे और भारत को परास्त करके इस पर कब्जा कर लेंगे। ये होगा एक प्रकार से। तो ये सामूहिक सुरक्षा के डर से क्या होगा, कोई भी देश दूसरे देश पर आक्रमण करने से बचेगा, यानी कि एक शांति का माहौल बना रहेगा। और जब शांति का माहौल बनेगा तो यही सामूहिक सुरक्षा कहलाएगी। सामूहिक सुरक्षा बेसिकली आपकी समझ में अब आ गई होगी। एक चीज़ यहाँ पर आपको और समझना चाहिए, अगर आपका सब्जेक्ट को करिकुलर है तो को करिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के हमने एक चैनल बनाया है, ठीक है, को करिकुलर मास्टर यूट्यूब चैनल है हमारा। इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप देख लीजिएगा। और एक दूसरा चैनल है बीए क्रेकर, तो वहाँ पर भी आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहती हैं बीए से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी मेरा चैनल है बीए क्रेकर और को करिकुलर मास्टर, और अपना शुक्ला स्टडी पॉइंट पर आप देख ही रहे हैं, ठीक है। चले आगे बढ़कर भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। तो ये हो गया आपका सामूहिक सुरक्षा। अब थोड़ा सा शीत युद्ध के बारे में जान लेते हैं। यहाँ ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा में 100% आएगा, 100% ये प्रश्न आने वाला है। आप जाइएगा परीक्षा में तो देख लीजिएगा, 100% वाले प्रश्न हैं ये सब। इसीलिए मैंने बहुत ही मेहनत करके इन प्रश्नों को छांटा है आपके लिए, तो आप इन चीज़ों को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे में हर एक सब्जेक्ट को लेकर के ऐसे ही कुछ वीडियो आपको देने वाला हूं, जिसमें आपको हर एक टॉपिक लगभग, अगर मैं 5-6 टॉपिक को समझा दूंगा और वही आपकी परीक्षा में आ जाएंगे, तो आपका लगभग 35 से 40 नंबर एक ही वीडियो के माध्यम से आपका समझ में आ जाएगा। बाकी मैंने एक मॉडल पेपर दिया हुआ है, उस मॉडल पेपर में आप देखेंगे जो इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको बता दिया था, उसके उत्तर को भी समझाने। शीत युद्ध बेसिकली क्या होता है, इस युद्ध को समझने के लिए सरल शब्दों में हम कह सकते हैं कि जब दो देश आपस में इस प्रकार से युद्ध करते हैं जिसमें किसी भी हथियार को इस्तेमाल ना किया जाए या इस्तेमाल का प्रयोग नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें राजनीतिक तौर पर दो देश के अंदर और बाहर व्यापारिक स्थिति बिगाड़ करके देश को कमज़ोर करने का प्रयास किया जाता है, उसे शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध की बात अगर मैं आपको बताऊं बेसिकली, तो ये क्या होता है, इसका सीधा सा मतलब ये होता है कि कोई दो देश हैं, मान लेते हैं शीत युद्ध दो देशों के बीच में हुआ था। एक था आपका अमेरिका, ठीक है। अमेरिका उस समय क्या था, बहुत बड़ी महाशक्ति थी। अमेरिका चूँकि पूंजीवादी विचारधारा का देश रहा, शुरुआत से ही पूंजीवादी विचारधारा का देश रहा अमेरिका। और दूसरा देश जो रहा एक प्रकार से, वो देश कौन सा रहा, दूसरा देश रहा है रूस। अब रूस की अगर बात किए तो उस समय रूस को USSR कहा जाता था, USSR, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे देश शामिल थे, ठीक है। अमेरिका जो था उस समय USA, अभी भी USA कहा जाता है, अमेरिका USA कहा जाता था। तो अमेरिका और रूस, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध का समापन कब हो जाता है, 1945 में आप देखते हैं नागासाकी और इस पर बम गिरता है, वहीं से आप देखते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति होती है। तो जब अमेरिका और रूस चूँकि एक ही विचारधारा, मतलब कि एक ही चीज़ से थे। अच्छा, रूस जो था अपना ये समाजवादी विचारधारा का था। किस विचारधारा का था, समाजवाद को फॉलो करता था, समाजवादी विचारधारा का। और उस समय समाजवादियों और पूंजीवादियों में मारपीट वैसे मची रहती थी। समाजवादी और पूंजीवादी में वैचारिक द्वंद्व के साथ साथ एक प्रकार से हर प्रकार के द्वंद्व, हर प्रकार के एक प्रकार से संघर्ष और हर प्रकार की चीज़ें चल रही थी। इस दौरान एक बड़ी महाशक्ति अमेरिका पूंजीवाद का समर्थन कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ रूस जो था USSR, वो समाजवादी विचारधारा का समर्थन कर रहा था। ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि दोनों के बीच में जब वैचारिक द्वंद्व उत्पन्न हुआ, विचारों में एक प्रकार से एक दूसरे के विचार आपस में टकराने लगे, ऐसी स्थिति में रूस ये सोचने लगा कि अमेरिका एक प्रकार से आगे ना बढ़ जाए और अमेरिका ये सोचे कि रूस कहीं आगे ना बढ़ जाए, ठीक है। इस दृष्टि से रूस जो था वो अमेरिका के जो
आसपास के छोटे छोटे देश हुआ करते थे, उन देशों में अपने सैन्य अड्डे स्थापित करके और अमेरिका की एक प्रकार से चीज़ों को कमज़ोर करने, उसकी व्यापारिक चीज़ों को कमज़ोर करने में लगा था। वहीं मतलब इसकी जड़ें काटने में वहीं अमेरिका जो था वो रूस के ठिकानों पर या रूस के आसपास के इलाकों में अपने जाल नेटवर्क बिछा दिए थे। यानी कि छोटे छोटे देशों के माध्यम से अमेरिका के बगल जो देश है वो समाजवादी देश बना लेता था रूस, पैसा वैसा दे करके, और अमेरिका रूस के किनारे वाले देशों को पूंजीवादी बना लेता था। इस तरीके से क्या होता था कि छोटे छोटे देश किनारे किनारे के वहाँ पर अड्डे, अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर ले अमेरिका, यहाँ पर ये इसके तरफ ये इसके तरफ, दोनों एक दूसरे के सामने कभी भी नहीं आए। और एक प्रकार से आप देखेंगे कि दोनों एक दूसरे के सामने ना आते हुए भी छोटे छोटे देशों के माध्यम से वो आपस में, छोटे छोटे देश आपस में लड़ते रहते थे, ठीक है। और इस तरीके से ये शीत युद्ध होता रहा। अब इसमें क्या हुआ, कोई एक बूंद खून भी नहीं गिरा। यहाँ पर व्यापारिक हमले होते थे। व्यापारिक हमले का मतलब ये होता है कि एक देश जो है वो दूसरे देश के व्यापार को जो है ठप करने के लिए उसकी अर्थव्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास था। अब रूस अमेरिका की अर्थव्यवस्था को दबाने का प्रयास कर रहा था, अमेरिका रूस को। तो यही था शीत युद्ध बेसिकली, ठीक है। तो ये शीत युद्ध के बारे में कुछ चीज़ें आपको समझ मैंने आपको बताई। तो यही होता है इसमें। यह एक कूटनीतिक युद्ध है, स्ट्रेटेजिक युद्ध है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा हथियार और गोलीबारी की जरूरत नहीं पड़ती। ये कूटनीतिक युद्ध होता है जिसमें हथियार का इस्तेमाल आमने सामने ना करने की वजह से युद्ध बहुत ही लंबे दिनों तक चलता रहता है, यानी बहुत लंबा युद्ध होता है। और प्रत्यक्ष रूप से अपने प्रतिद्वंदी के आसपास के देश को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है, ठीक है। अभी चाइना क्या कर रहा है, चाइना यही तो कर रहा है कि जो है भारत के ठिकानों पर आप देखें पाकिस्तान में अपने सैन्य अड्डे स्थापित कर लेता है, पाकिस्तान को कर्जा दे करके, श्रीलंका को, बांग्लादेश को, ऐसे आप देखेंगे अलग अलग देश जो हैं उसके बहकावे में आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो अपनी तरफ आकर्षित कर लिया जाता है ताकि अपने प्रतिद्वंदी देश में राजनीतिक और व्यावसायिक स्थिति, सिचुएशंस को बिगाड़ा जा सके और देश की आंतरिक स्थिति खराब करके देश को पछाड़ा जा सके। कुल मिलाकर के प्रतिद्वंदिता में एक प्रकार से पछाड़ने का एक प्रकार से ये प्रयास रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आप देखेंगे क्या हुआ कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद रूस और अमेरिका दो ऐसे देश थे जिन्होंने विश्व के मतलब विश्व को दिखाया कि वर्तमान समय में, ठीक है, विश्व को क्या दिखाया कि वर्तमान समय में वह आर्थिक और सैन्य ताकत में सबसे बलशाली है। मगर यूनाइटेड नेशंस मतलब जो यूएनओ था, मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ था, और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त हो जाने की वजह से क्या हुआ, दोनों देश सामने सामने लड़ाई नहीं कर पाए। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जब समाप्त हो उसके बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में यूनाइटेड नेशंस बना, उसके बाद में फिर संयुक्त राष्ट्र संघ बना, ठीक है, यूएनओ बना। तो आमने सामने लड़ाई नहीं कर सकते थे दोनों देश आपस में, चूंकि उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तब क्या हुआ, दोनों के जो है एक प्रकार से अंतर एक दूसरे के प्रति खुन्नस उत्पन्न हो गई थी कि भाई रूस कैसे आगे बढ़ जाए, अमेरिका सोचे अमेरिका कैसे आगे बढ़ जाए। इस तरीके से दोनों में वैचारिक द्वंद्व होता था। उन्होंने कहकर लास्ट में जाकर के 1991 ईस्वी में जब यूएसएसआर का भंग हुआ, यूएसएसआर यानी कि रसिया का भंग हो गया, रसिया के जो छोटे छोटे देश थे उसका भंग हो गया और रूस एक प्रकार से 15 छोटे छोटे देशों में बढ़ गया। इस तरीके से ये शीत युद्ध का समापन उस दौरान हो जाता है, ठीक है। तो परिणाम स्वरूप क्या होता है कि दोनों देशों ने कई सालों तक एक दूसरे के देश की आंतरिक स्थिति को खराब करने के लिए रूस और अमेरिका विभिन्न चाल चलते रहे, कूटनीति का इस्तेमाल करते रहे, जिससे क्या हुआ कि हम वर्तमान समय में सबसे लंबे शीत युद्ध के नाम से जानते हैं अमेरिका और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ था। तो शीत युद्ध बेसिकली यही होता है। निश्चित तौर पर आपके समझ में शीत युद्ध आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैश्वीकरण, ठीक है। वैश्वीकरण के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं भैया, शीत युद्ध को क्या बोलते हैं, ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है, वैश्वीकरण। अब देखिए रवि प्रकाश पांडे जी बड़े अच्छे विद्वान हैं, इन्होंने कहा कि वैश्वीकरण अंतर्वेशन और बहिष्करण की एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें विश्व बाजार, विभिन्न आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं, मल्टीमीडिया, प्रौद्योगिकी तथा संस्कृति आदि का एकीकरण का अंतर्वेशन हो रहा है, जबकि राष्ट्र राज्य की प्रभुसत्ता और स्वदेशीयता आदि का बहिष्करण हो रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, राष्ट्र राज्य का मतलब क्या होता है कि केवल अपने ही देश को सर्वोत्तम समझना, अपने ही देश की विचारधारा को फॉलो करना, ठीक है, किसी दूसरे विचारधारा का विरोध करना, ये सब शामिल होता है राष्ट्र राज्य, ठीक है।
स्वदेशीयता मतलब होता है कि अपने देश को ही एक प्रकार सर्व कुछ मानना, यही सब, तो इसका बहिष्करण हो रहा है। अब आप देखेंगे दुनिया भर के अलग अलग देशों में जो अच्छे काम हो रहे हैं उस चीज़ को सारे के सारे देश अपना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि नाना प्रकार के देश, कई प्रकार के देश अपनी अपनी चीज़ों को छोड़ करके जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं संपूर्ण विश्व में हो रही है उसको अपना रहे हैं। वैश्वीकरण बेसिकली यही होता है। वैश्वीकरण की अवधारणा जो है वो विश्व को एक गांव की भांति समझता है और विश्व को एक प्रकार से सारे के सारे विश्व जो है एक जैसे बनने का प्रयास करते हैं, मतलब कि सब एकजुट में रह करके। चेंबर शब्दकोश माने डिक्शनरी, तो चेंबर की जो डिक्शनरी है उसमें ये परिभाषा लिखी है वैश्वीकरण के अर्थ को लेकर के। वैश्वीकरण का अर्थ उसमें लिखा विश्वव्यापी बना देना, विश्वव्यापी बना देना, संपूर्ण विश्व अथवा सभी लोगों को प्रभावित करना, ठीक है। अब ये एक प्रकार संपूर्ण देश जो है वो बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी झिझक के संपूर्ण विश्व के संस्कृति को, वहाँ की नीतियों को, वहाँ की राजनीति को, संबंधों को, पहनावे बढ़ावे को, बोलचाल को, सामाजिकता को, सब कुछ वो सीख सकते हैं। तो वो एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीयता होती है। रंगराजन कहते हैं कि वैश्वीकरण का अर्थ है सूचनाओं, विचारों, टेक्निक्स यानी तकनीकों, वस्तुओं और सेवाओं, पूंजी, वित्त और लोगों का देश की सीमाओं के बाहर प्रवाह के द्वारा समाजों और अर्थव्यवस्था का एकीकरण है। तो समाज और अर्थव्यवस्था का एकीकरण है किसके बाहर? अपने देश की सीमाओं के बाहर। वित्त, पूंजी, सेवा, वस्तु, तकनीक, सूचना, विचार, ये सब एक प्रकार से एक दूसरे देश के लोग, जैसे भारत देश की जो एक प्रकार से विचार हैं, जो भारत देश की सूचना है, भारत देश की जो टेक्नोलॉजी है, वस्तु है, सेवाएं हैं, पूंजी, वित्त है, ये सब एक प्रकार से एक देश से दूसरे देश में जाती है। और अमेरिका की चीज़ों को हम सीखते हैं, ब्रिटेन की चीज़ों को सीखते हैं, ऐसे में हम हमारे देश की चीज़ों से वो कुछ सीखते हैं। इस तरीके से सभी का आपस में तालमेल होकर के आगे बढ़ना। स्टीफन गिल कहते हैं कि वैश्वीकरण जो है पूंजी एवं वस्तुओं की सीमा से पार गतिशीलता की कारोबार लागत की कमी है, जिसके अंतर्गत उत्पादन के कारकों और वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो ये एक प्रकार से वैश्वीकरण होता है। क्लियर? ये बात आप ध्यान रखेंगे। वैश्वीकरण के बारे में ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि आप समझ रहे हैं। वैश्वीकरण के बारे में थोड़ी चीज़ें और आपको समझाने का प्रयास मैं करता हूँ, ठीक है। वैश्वीकरण ये होता है, तो वैश्वीकरण को विश्व को एक गांव के बारे में समझना होता है। वैसे वैश्वीकरण की विशेषताओं को हम समझते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैश्वीकरण की विशेषताएं जो कि यहाँ से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएगा। वैश्वीकरण बेसिकली क्या होता है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया अपने अंदर कुछ ऐसी विशेषताओं को शामिल करती है, संलिप्त करती है, जिसमें हमारा समाज एक नई प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, चूँकि पूरे विश्व की सामाजिकता यानी कल्चर और सोसाइटी के बारे में विशेषताएँ, पॉलिटिकल विशेषताएँ, आर्थिक चीज़ें, सब कुछ उनके वहाँ की सिचुएशन को हम जानते हैं और संपूर्ण देश की चीज़ों को, अच्छी अच्छी चीज़ों को मिला करके एक पूरा विश्व का एक कल्चर बनाते हैं। तो उसको संस्थापित करने की ओर प्रवृत्त हो रहा है और संपूर्ण विश्व एक प्रकार से आगे बढ़ रहा है। वैश्वीकरण ये होता है। वैश्वीकरण की अगर बात करें हम, वैश्वीकरण की अगर बात की जाए तो वैश्वीकरण की कई विशेषताएँ हैं। पहली विशेषता वैश्वीकरण की क्या है? पहली विशेषता है भौगोलिक दूरियों का सिमटना। भौगोलिक दूरी क्या हो रही? सिमट रही है। एक देश की जो बीच की दूरी, दूसरे देश के बीच की जो दूरियां हैं वो कम हो रही है इसके माध्यम से। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में यातायात और संचार के साधन, चूँकि ट्रेन चल गई, एरोप्लेन चल गए, ऐसे तमाम प्रकार के कार से लेकर के हर एक चीज़ चल गई, जिससे क्या हुआ, जो एक देश से दूसरे देश में जाना सरल हो गया और कई सारे काम हो रहे हैं। तो इसके साधनों के क्रांतिकारी विकास के फलस्वरूप भौगोलिक दूरियाँ सिमट गई हैं। फ़ोन, फैक्स, कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से समूचे विश्व से हम अपने स्टडी रूम से ही संपर्क कर सकते हैं, यानी पूरे संसार में अगर आप चाहें तो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखें, जैसे कि मैं अपने रूम से पढ़ा रहा हूँ और संपूर्ण विश्व चाहे तो इस वीडियो को यूट्यूब के माध्यम से देख सकता है। तो ये क्या है? ये भौगोलिक दूरियाँ इससे सिमट गई हैं। अब इससे पहले अगर इंटरनेट का विकास ना हुआ होता तो क्या ये वीडियो एक प्रकार से कोई जो है, आप कहीं दूसरे देश में ही बैठे हैं या नेपाल के व्यक्ति नहीं देख पाते, या पाकिस्तान के व्यक्ति नहीं देख पाते, या अमेरिका के व्यक्ति अगर वीडियो देखना चाहते तो नहीं देख पाते। अगर आज चाहें तो वो देख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही भारत के तमाम दूर दूर जो दराज के एरिया से लोग हैं वो देख पा रहे होंगे वीडियोस को, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता है कि एक नई संस्कृति का जन्म हुआ है। एक नई संस्कृति का जन्म हुआ, जो संस्कृति सबसे पावरफुल है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में क्या हुआ है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी जो इंटरनेट वाले जो मीडिया है और जो दूरदर्शन का दूर दराज का जो इलाके हैं वहाँ तक पहुँच गया है।
एक नई विश्व की संस्कृति एक प्रकार से इसके माध्यम से उभरी है। तमाम संस्कृतियों की विशेषताओं को अपने आप में शामिल करती हुई एक नई विचारधारा का उदय हुआ है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति के नाम से जानी जाती है। आप देखेंगे इससे पहले हम लोग जीन्स के पैंट को क्या पहनते थे, नहीं पहनते थे। विदेशी कल्चर है जीन्स का पैंट, कटी फटी जीन्स आज हम पहन रहे हैं, ठीक है। टी शर्ट पहन रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, मैगी से लेकर के चाउमीन, मैगी और क्या बोलते हैं उसको, डिंगल पिंगल क्या कहते हैं उसको, जो ऐसे होता है ऐसे से, तो वही सब चीज़ें हम खा पी रहे हैं, ठीक है। ऐसे हमारे यहाँ का तो समोसा वमोसा था, ये समोसा गुजिया जलेबी यही सब खाते थे हम लोग। अब क्या है कि आजकल तमाम प्रकार के फास्ट फूड चल गए हैं, पिज़्ज़ा बर्गर दुनिया भर के ऐसी ऐसी चीज़ चल गई जिसको खा लो आप तो एक प्रकार से भूख वूख सब खत्म। तो फास्ट फूड हो गया, पॉप संगीत आज आप लोग सुनते हैं, ठीक है। पहले हम लोग शास्त्रीय संगीत ही सुनते थे, आजकल पॉप संगीत है, नेट पर चैटिंग वगैरह आदि, इन सभी तत्वों से बनी एक ऐसी संस्कृति सृजित हुई है जिससे विश्व के हर देश का युवा प्रभावित हो रहा है। इस तरीके से एक विश्व की संस्कृति का निर्माण हो रहा है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। उपभोक्तावाद को बढ़ावा मिला है। वैश्वीकरण में क्या हुआ, उपभोक्तावाद तथा बाजारीकरण को बढ़ावा देने के गुण शामिल हैं, ठीक है। उपभोक्तावाद में, उपभोक्तावाद का मतलब कि क्या हो रहा है कि जो चीज़ें हमारे यहाँ पर पहले नहीं थी अब विश्व में है, तो उससे क्या हो रहा है, उपभोक्ताओं का एक प्रकार से फायदा हो रहा है और वो चीज़ें सस्ते में मिल पा रही है। जैसे कि हमारे यहाँ तेल नहीं हो रहा तो तेल हम विदेशों से मंगवा रहे हैं। चौथा विशेषता यह है कि श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण हुआ है। श्रम बाजार मान लेते हैं हम, अब भारत देश में ज़्यादा व्यक्ति हैं, बेरोजगारी फैली हुई है, तो विदेश में आप जा करके, क्योंकि विदेश में जनसंख्या कम है, तो आप विदेश में जा करके अच्छा से अच्छा धन कमा सकते हैं। लोग दुबई, सऊदी अरब, यमन, कुवैत तमाम प्रकार के देशों में जाते हैं, और चूँकि वहाँ पर मैन पावर कम है, वहाँ पर इंडियन लोग जाते हैं और वहाँ पर एक प्रकार से नौकरी करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं, ठीक है। तो श्रम बाजार का विश्वव्यापीकरण हुआ है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में एक विशेषता श्रम बाजार के विश्वव्यापीकरण की भी है। सन 1965 ईस्वी में लगभग 7.5 करोड़ लोग एक देश से अन्य देशों में रोजगार के कारण से प्रवासित हुए हैं, दूसरे देश में गए हैं। वहीं यह आंकड़ा 1999 के वर्ष में 12 करोड़ पर पहुंच गया और वर्तमान में इसमें लगातार वृद्धि होती ही जा रही है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब एक प्रकार से वैश्वीकरण का ही विशेषता है, वैश्वीकरण का ही लाभ है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट विशेषता इसकी ये है, बिचौलियों को बढ़ावा मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से श्रम और श्रम निर्यातक देश जो हैं उसमें ऐसे कई एजेंट होते हैं या बिचौलिए होते हैं जो सक्रिय हो गए हैं, जो कि ये बताते हैं कि आप इस देश में जाओ, और क्या होता है उससे फ़ायदा उनको होता है। तो बिचौलियों का भी बढ़ावा मिला है। इस तरीके से आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में कई प्रकार की चीज़ों का विकास हुआ है और ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों के बारे में हुआ है। इस तरीके से आप लोगों ने चीज़ों को समझा, जाना और परखा, ठीक है। शिक्षा का विश्वव्यापीकरण हुआ है। शिक्षा में आप देखेंगे तमाम प्रकार की विचारधाराएं आगे बढ़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है आवाजाही में लचीलापन आया है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की सक्रियता हुई, एक राष्ट्र की कंपनी दूसरे राष्ट्र में जाकर के काम करती है। ऐसे तमाम प्रकार के चीज़ों का विकास हुआ है। तो ये सब एक प्रकार से रही चीज़ें जो मैंने आपको बताई, ठीक है। तो आज के वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने जो है क्या क्या समझा, वैश्वीकरण की विशेषता और वैश्वीकरण की परिभाषा, अर्थ, इन सभी चीज़ों को समझा। इसके बाद इससे पहले आप लोगों ने क्या समझा, इससे पहले आप लोगों ने शीत युद्ध के बारे में जाना। शीत युद्ध के पहले आप लोगों ने क्या समझा, सामूहिक सुरक्षा की विशेषता, सामूहिक सुरक्षा का अर्थ और परिभाषा समझा। इसके अलावा इन सब चीज़ों को आप लोगों ने समझ लिया, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।